Thank you so much, sir, for joining today's very important session. और आप सब लोग हम सब बहुत ही खुशकिस्मत है कि सर का इम्पोर्टेंट टाइम ने हमसे निकाला और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमसे वो महू गुफ्तगू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान। لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون यासीन हिकमत वाले कुरान की कसम बेशक तुम रसूलों में से हो, सीधी राह पर हो, इज्जत वाले मेहरबान का पुकारा हुआ हो, ताकि तुम उस कौम को डराओ जिसके बाप दादा को ना डराया गया तो वो गफलत में पड़े हुए हुए। बेशक इनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाए। सदक़ल्लाहु अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थोड़ा सा फाउंडर्स इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। फाउंडर्स प्रोग्राम एस्पायर पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से हमने एक 15 टॉपिक्स का एक स्ट्रक्चर मॉडल तैयार किया हुआ है और ये तकरीबन 3+ मंथ्स का एक प्रोग्राम है और हर थर्सडे पर हमारा ये प्रोग्राम होता है रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज के 4th नंबर सेशन है और टॉपिक है स्केलेबिलिटी एट एन अर्ली स्टेज। आज के हमारे इस प्रोग्राम का एक्सपर्ट जो ट्रेनर है वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर गुलाम बगूर साहब। ही इज अ फाउंडर ऑफ स्किल्सरेटर. He is an entrepreneurial ecosystem specialist, corporate social scientist, and development consultant with the extensive experience in education, leadership, system thinking, institutionalization, project management, logistics, and budgeting across the various and both private and non-profit sectors. He is currently serve as a member of board of directors at the International Center of Excellence. So, respected Dr. Ghulam Bagur Sahab, the floor is yours. We invite you for this session. Thank you. Thank you, Izhar, and thank you, Yusra. First of all, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इजहार ने कहा इकोसिस्टम के हवाले से। Currently, I'm the founder and the chairman Skillsrater, and Skillsrater is Pakistan's largest incubation ecosystem. It's a network across 5 cities, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट आता है। और टिल टुडे हम लोगों ने तकरीबन 70,000 जो हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स आप कह लें उनको ट्रेन किया है। और वी आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन लाइक NICs हो गए, जहां हम ये कहते हैं कि हम आइडिया पे फोकस नहीं करते, हम एंटरप्रेन्योर पे फोकस करते हैं, हम इनोवेशन पे फोकस नहीं करते, हम इमिटेशन पे फोकस करते हैं, हम जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन पे फोकस नहीं करते, हम जो एक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, हम ग्रांट्स पे फोकस नहीं करते और हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि पहला डॉलर कैसे जो है वो कमाया जा सकता है और पहला क्लाइंट हंट जो है वो किस तरीके से किया जाता है। और हमारे वन ऑफ द रीजन फॉर आवर सक्सेस
इज कि हम सिर्फ एक ही वर्टिकल के अंदर लोगों को वेलकम करते हैं. आई होप यू आर ऑल फाउंडर्स, यू आर फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन्स. तो हमारी जो सिंपल एक डोमेन है दैट इज द ई कॉमर्स. और अभी हमारे पास, और हमारा गोल भी बड़ा छोटा है. नॉर्मली एनआईसीज का जो गोल है या इंक्यूबेशन का अक्रॉस द वर्ल्ड होता है यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करना, $1 बिलियन कंपनीज का. हमारा ये है कि हम सिंपल ये कहते हैं कि आपने जो है 7 फिगर एजेंसीज कैसे बननी है, तो आप लोगों ने $1 मिलियन जो कंपनीज हैं वो कैसे बननी. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो हैं, इट्स नॉट इन हंड्रेड्स, हमारे पास थाउजेंड्स में जो है वो सक्सेस स्टोरीज जो है मौजूद हैं. 5 पाथवेज के ऊपर लोग आते हैं. मे बी दे स्टार्ट वेरी हम्बल एज एन एम्प्लॉय, देन एज अ फ्रीलांसर, फिर वो एसेट्स, डिजिटल एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं और अपनी एजेंसीज भी जो है बनाते हैं. इससे पहले मैंने, और हमारा स्किल्सरेटर का पहले नाम जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स इंक्यूबेशन नेटवर्क था. 2021 में हमने स्टार्ट किया था. उससे पहले आई वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर of BICON Business Incubation Center of Namal, and that was Pakistan's largest incubation, and it was Pakistan's first sustainable incubation जो गवर्नमेंट की तरफ से था. तो मैं तकरीबन 12 साल से इस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हूँ और इन 12 साल के अंदर मल्टीपल लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ है, फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट हुआ है. एंड इट वाज टू एन एक्सटेंट जब कोविड के पीक के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा था और लोगों के बिजनेसेस उस वक्त तबाह होने शुरू हुए जब उनके पास बिजनेस ज़्यादा आ गया और स्केलेबिलिटी को नहीं मैनेज कर पाए. तो मुझे ये पता होता था कि इतने महीनों के बाद आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी और इतनी टीम बढ़ाने के बाद आपकी जो है वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी. एंड द रीज़न वाज कि उस टाइम में इट वाज सच अ डिफिकल्ट टाइम कि आपके पास बिजनेस ना होने की वजह से ख़त्म नहीं हो रहे थे, बिजनेस बढ़ने की वजह से ख़त्म हो रहे थे. अगेन मैं उसकी एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ. हम लोग नॉर्मली कहते हैं हम लोग फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान में 4th नंबर के ऊपर है और हम इसको बड़े फख्र से ये वाली बात करते हैं, जबकि हमसे 5 टाइम्स बड़ी कंट्री है इंडिया. तो उसको, उसमें तो नंबर ऑफ फ्रीलांसर हमसे ज़्यादा होने चाहिए. वो टेक में भी आ गए हैं, हर चीज़ में आ गए. तो ज़रा कंपैरिजन करें ना कि वो लोग जो हैं टोटल दुनिया की जो एक्सपोर्ट है वो 4.5 ट्रिलियन है और हम लोग 2 बिलियन के अराउंड 2.5 बिलियन के अराउंड बैठे हुए हैं. तो 0.05% हमारी मार्केट शेयर है. और अगर आप फ्रीलांसिंग में भी देखें तो वो लोग 100 बिलियन को टच कर रहे हैं ओवरऑल आईटी के अंदर, जिसमें एक मेजर चंक आपके पास ये है. और पाकिस्तान जो है इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है उसका 0.05%. तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर $2000 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लोगों को मिलते हैं या कंट्रीज को मिलते हैं, तो $1 पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो आप ये अंदाजा कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं. उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है जैसे ही हमारे स्टार्टअप्स स्केल करने लगते हैं वो कोलैप्स कर. जो रियल जो चैलेंज है वो ये है पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है. ज़्यादातर मैं जनरली बात करूँ फिर हम बड़ी स्पेसिफिकली आएंगे उसकी तरफ. और इधर से मुझे आप ना काइंडली कंफर्म ये कर दीजिएगा कि टोटल ड्यूरेशन कितना है ट्रेनिंग का, ताकि मैं फिर उसके मुताबिक जो है वो देख इस सकूं. तरह है सर के 1 आवर का सेशन होता है हमारा, तकरीबन 11:10 तक हमारा सेशन चलता है. फिर इसके बाद शॉर्ट सी हम Q&A सेशन रखते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल हम Q&A पे आ जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको बड़ा शॉर्टली दूं. इसी वजह से मैं उसको डिस्क्राइब वो कर रहा हूँ. सो जो मेन रीजन है कि ज्यादातर हमारे जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने आइडिया या अपनी वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसकी बेसिस के ऊपर इनिशियल लेवल पे क्लाइंट्स ले लेते हैं. इनिशियल लेवल पे बिजनेस चलने भी लग जाता है. लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टेज के अंदर बिजनेस जाता है वहाँ उनकी टेक्निकल स्किल्स की जगह इमोशनल स्किल्स चाहिए, वहाँ उनकी मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, वहाँ उन्होंने टीम्स को मैनेज करना है, वहाँ उन्होंने रिसोर्सेज को मैनेज करना है. वो उसको कितना अच्छा कर नहीं पाते और उनको ये प्रॉब्लम नजर आता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं या टीम है वो अच्छी नहीं है, वो चीट करती है, वो ऐसा करता है वैसा करता है. लेकिन एक्चुअली मैंने ये देखा है कि 95% प्रॉब्लम, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स में खुद होता है. सो किसी दिन अगर किसी और सेशंस के अंदर हम लोग सिर्फ इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमने बात की तो हम लोग इस पे आ जाएंगे. मैं अभी जो है कंप्लीटली हम लोग मूव करते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर, बिकॉज उस अगर आपसे मुझे कंफर्म कर दीजिएगा
क्या अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, पावर पॉइंट आप स्टार्ट करें सर आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल साथ ले सकते हैं और हम उसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, बट एंड के अंदर तो तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल जो हैं वो देख सकेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो बिजनेस है, बिजनेस आइडिया, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज जो है वो कर सकें और हमें अपने बिजनेस में क्लैरिटी कितनी है। अपीरेंटली हर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा हो तो उसको लगता है कि उसको बिजनेस में बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन आई हैव सीन कि लोगों को 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद भी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती कि एक्चुअली जो मेरा प्रोडक्ट है वो है क्या, उसकी राइट टारगेट ऑडियंस जो है वो है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी है, मैं उसमें किस लेवल की इनोवेशंस जो हैं वो ले आता हूँ। अगर मैंने उसमें वैल्यू एडिशंस करनी है तो मैं उसमें वैल्यू एडिशंस किस तरीके से कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम अपना जो बिजनेस आइडिया है उसकी उसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रास्प कर सकें। तो और हम बात कर रहे थे कि जो आपका बिजनेस है उसकी असेसमेंट जो है वो क्यों जरूरी है, और वो एक बहुत कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और उसमें जब भी हम असेस करते हैं तो हम 360 डिग्री के ऊपर असेस कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, जिसमें हम ये देखते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, मे बी हम उस डोमेन के जो गुरुज हैं उनसे जो हैं वो फीडबैक लेते हैं, अपने ऑपरेशंस को देखते हैं, फाइनेंशियल्स को देखते हैं, हम ओवरऑल जो टारगेट मार्केट है उसके ट्रेंड्स को देखते हैं, हम ये देखते हैं कहाँ कहाँ ये मार्केट जो है वो डिसरप्ट जो है वो हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, खासतौर पे 0.1% ऑडियंस के अलावा, कि गूगल इतना जल्दी डिसरप्ट हो जाएगा। मतलब ये तो होगा कि शायद आएगा, लेकिन ऐसा ऐसा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि शायद 2 महीने के अंदर जो गूगल है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बिकॉज जो आज गूगल हमें सर्विस दे रहा है, लोग प्रेफर करेंगे कि उस गूगल की जगह कहीं और जाएं और इंफॉर्मेशन वगैरह को लें, जनरेटिव एआई की बेसिस पे और दूसरी चीजों के बेसिस पे एंड सो ऑन। सो जो स्केलेबिलिटी है, जब हम इसकी बात करते हैं और जब हम स्टार्टअप्स में देखते हैं तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे जो कॉस्ट है और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या हमारे जो एक्सपेंसेस हैं और जो हमारे जो रेवेन्यूज हैं उनके अंदर कितना ज्यादा मार्जिन है। हमारा प्रॉफिट हमारे पास आता है या नहीं आता। अगर हमारे बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो शायद हम उसको स्केलेबिलिटी, बल्कि यकीनन हम उसको उस तरह स्केलेबिलिटी जो है वो नहीं कह सकते। क्या बिजनेस बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल हमें मिल रहा है या हम एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं? तो अगर हम एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं और बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो नहीं हासिल हो रहा, तो और मार्जिन्स हम लोग जो हैं वो वॉल्यूम्स पे नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब है कि चैलेंज है। तो अगर हम स्केलेबिलिटी को देखें तो इट इज एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये तीन चीजें जो हैं वो हमारे बिजनेस में मौजूद हैं तो हम लोग कहते हैं कि यस, नाउ द बिजनेस हैज अ पोटेंशियल फॉर दिस स्केलेबिलिटी। और स्टार्टअप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बिजनेस में स्केलेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है तो प्रेफर किया जाता है कि फिर वो एंटरप्रेन्योर कहलाने में और बिजनेसमैन कहलाने में ज्यादा फर्क नहीं है। अपने आप को स्टार्टअप फाउंडर कहलाना या एक सेठ कहलाने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप वहाँ बहुत कम मार्जिन होगा इनोवेशन से, या बिजनेस सीधा सीधा होगा, टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेंगी, और एक एक्स मार्जिन जो है वो हर बिजनेस की तरह आप में जो है वो आ जाएगा। अगर हमने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स हैं, पूरे प्रोसेस में कहाँ बॉटलनेक्स हैं, सप्लाई चेन में कहाँ हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट इनोवेशन या एक्सपेंशन है उसमें कहीं बॉटलनेक्स हैं या नहीं है। एक्सपेंशन के टाइम के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, और अगर हाई डिमांड आ जाती है तो हाई डिमांड के वक्त हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग की अगर हम एग्जांपल लें, जब मैकडोनल्ड आया तो मतलब मैकडोनल्ड मौजूद था, बर्गर किंग ने कहा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैकडोनल्ड का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम भी
जो है ना सेम आइटम देते हैं विद अ डिफरेंट नेम। उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स की और हर जगह मैकडॉनल्ड के साथ उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। अब नॉर्मली ये होता है कि वो कोई ऐसी चीप एक्टिविटी उस दिन कहते हैं जिस दिन पहला दिन है, और नॉर्मली पहले दिन होती है, ओपनिंग होती है, अच्छी मार्केटिंग होती है और लोग आते हैं और तमाम की तमाम चीजें। और उन्होंने संडे वाले दिन ओपन किया। अब मैकडॉनल्ड ने कहा उस ओपनिंग के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट आवर कंपटीशन हम इस संडे को अपने मैकडॉनल्ड्स बंद कर देंगे। और उन्होंने ये सैटरडे को अनाउंस किया और उन्होंने कहा जी संडे को क्योंकि किंग बर्गर आ गया मार्केट के अंदर, हम इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमने इस दिन वो अपने पूरे पूरे मैकडॉनल्ड्स अक्रॉस यूएस जो है वो बंद होंगे। अच्छा, उसका नुकसान क्या हुआ कि जितना भी मैकडॉनल्ड का रश था वो भी उनके पास चला गया। उनका अपना भी एक मार्केटिंग थी और वो उन सर्विसेज को पूरी नहीं दे सके। और जो भी बंदा आया लाइनों में खड़ा हुआ, उसने देखा तो उसने कहा कि ये वो वाली बात नहीं है जो मैकडॉनल्ड वाली बात है। सो यू सी आप किस तरीके से हिट करते हैं और किस तरीके से आपको पता होता है कि आपके कंपेटिटर्स के जो गैप्स हैं वो कहाँ है और कहाँ जाके हमने मार्जिन करना है, कहाँ जाके वो हमने जो सुप्रीमेसी लेनी है। तो जो स्केलेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब हम अक्सर ये वाली बात करते हैं खासतौर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर कि आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, और एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कोई गवर्नमेंट या B2B के अंदर बहुत लिमिटेड निश के अंदर टारगेट ऑडियंस है, तो फिर तो हम उसमें देखते हैं। बट 95% प्लस प्रोडक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप 1 मिलियन ऑडियंस तक, 1 मिलियन कस्टमर्स तक, 1 मिलियन क्लाइंट्स तक जो है ना वो कैसे पहुंच सकते हैं। और उसको सामने रख के आप मूव करते हैं और फिर आप 1 मिलियन से 10 और 10 से 100 मिलियन की तरफ जो है वो जाते हैं। और फिर ये देखते हैं कि क्या मेरे प्रोडक्ट में इतनी जान है कि मैं उस लेवल के ऊपर स्केल कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट लेवल टारगेट होता है वो जब भी आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि 1 मिलियन यूजर्स, आपने 1 मिलियन यूजर्स को टच करना है। और 1 मिलियन यूजर्स जो हैं वो किस तरह आपके जो हैं वो अचीव जो है वो हो सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करना जो है बिजनेस के अंदर बड़ा जरूरी है। कि जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, अपनी क्लाइंटल को बढ़ाते हैं, तो क्या आपके ऊपर बर्डन ज्यादा फील हो रहा है या आपके पास मार्जिन कम है? अगर आपके सिस्टम्स और प्रोसेसेस वेल डिफाइंड हैं, ऑब्वियसली शायद आपके और ऑपरेशन कॉस्ट जो है आपके जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है। तो एक जनरल जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आपका बिजनेस की कॉस्ट कम होनी चाहिए अनटिल अनलेस आपके बिजनेस में या आपके मॉडल में बहुत सीरियस फ्लॉज जो हैं वो ना मौजूद हों। सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या बन रही है। और वो जैसे जैसे शुरू में जब आप क्लाइंट एक्विजिशन करते हैं तो शायद कॉस्ट जो है वो कम होती है बिकॉज एक हाइप होती है। हम लोगों ने भी जब फॉर एग्जाम्पल इनक्यूबेटर्स बनाए थे अक्रॉस पाकिस्तान, तो शुरू के अंदर बिकॉज वो एक डिमांड मौजूद थी तो आपके पास कस्टमर्स बहुत आ गए, उसने क्या हुआ। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जो सैचुरेशन हो जाती है बिकॉज आप लोगों को एड्रेस करते हैं, एक हाइप होती है, एक आपका पोटेंशियल मार्जिन मौजूद होता है मार्केट में हमेशा किसी भी नए प्रोडक्ट को वेलकम करने के लिए। लेकिन जैसी वो चीज फील होती है तो आप फिर एक स्केल के ऊपर बिल्कुल एक सस्टेन कर रहे होते हैं और वहां असल आर्ट होती है कि क्या आप उसको एक्सपेंड जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो फिर आप ये देखते हैं कि जो आपके प्रोसेसेस हैं क्या वो सपोर्ट करेंगे स्केलेबिलिटी को या नहीं करेंगे। अगर आपकी ऑनबोर्डिंग जो है वो मैनुअल है, आप तमाम अपने क्लाइंट्स को, अपनी क्यूरीज को, फीडबैक्स को मैनुअली जो हैं वो देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई है या प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन जो है वो नहीं है, तो फिर चैलेंज होता है। इसी तरीके से आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आप पाकिस्तान का प्रॉब्लम देख लें, मतलब हम लोग ई कॉमर्स में बिजनेस करते हैं, हम पाकिस्तानी सेट्स को अवॉइड करते हैं। अभी आप लोगों ने कॉल से पहले एक
पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो टी की कंपनी है, दे वर अप्रोचिंग कि जी हम ई कॉमर्स के अंदर ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन हमारी जान जाती है। द रीजन इज कि कहीं क्वालिटी कंट्रोल्स उस तरीके से वो नहीं रह पाते, और जिनके क्वालिटी कंट्रोल्स अच्छे हैं और उन्होंने फुलफिल किया है, जैसे हमारे पास गारमेंट्स में बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, तो प्रोडक्शन वगैरह में या दूसरी चीज़ों में तो उन्होंने स्केलेबिलिटी भी किया है। देयर वाज अ टाइम, आई डू रिमेंबर 2017-16 वगैरह, जहाँ जब बात की जाती थी तो उनके ओनर कहते थे कि हमारे बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने भी कहा ई कॉमर्स होनी चाहिए, तो हम लोगों ने कहा चलें लगा लेते हैं, लेकिन बस ठीक है, बच्चों का शौक है वो पूरा कर रहे हैं। अब आपकी जो ई कॉमर्स की टोटल सेल्स हैं, वो बहुत से ब्रांड्स की आपकी फिजिकल जितने भी आपके स्टोर्स हैं उनकी सेल्स से ज्यादा एक दिन के अंदर 1 अरब से ऊपर भी, मतलब 48 घंटे के अंदर 1 अरब से ऊपर भी एक ब्रांड की जो सेल्स हैं वो हुई। सो जहां आपके पास 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तक की सेल होती थी, और जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 2-3-5 दुकानों का शायद खर्चा होगा, तो वहां से आप जब 1 अरब को टच कर रहे होते हैं तो फिर आपको जेन्युइनली इंपॉर्टेंस जो है वो स्केलेबिलिटी की नजर आती है। लेकिन ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास इस तरीके के सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो हैं वो मौजूद हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ह्यूमंस का है। हम बहुत सी जगहों के ऊपर एक्सपेंड इस वजह से नहीं कर पाते, जबकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं या किसी भी आइडिया की स्केलेबिलिटी की बात होती है, तो वो कहते हैं कि जो the required human resource है that is not available in that country। इस वजह से हम वहाँ एक्सपेंशन जो है नहीं कर पाएंगे, और अगर एक्सपेंशन करनी पड़ी तो हम लोग कोलैप्स कर जाएंगे। सो आपको भी ये देखना है कि जिस बिजनेस में आप आगे जा रहे हैं, जब स्केल करने लगेंगे, तो अगर वो ह्यूमन रिसोर्स है तो क्या वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी। बिकॉज देयर आर सम यूनिवर्सिटी लाइक बैरिया कर लें, आप नस कर लें, आप जिकी कर लें, तो वहाँ बहुत सी कंपनीज आती हैं, तो वो ये कहते हैं भाई हम स्पॉन्सर करेंगे, हम 100% ह्यूमन रिसोर्स को ले लेंगे, या यूटीज हैं हमारी, और जो आपकी इतने ह्यूमन रिसोर्स आती है आपने हर सेमेस्टर के अंदर इतने इतनों को प्रोड्यूस करना है, और हम 100% को ले लेंगे, लेकिन आप ये डिग्री शुरू दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ सेकेंड। तो आपकी टोटल कैलकुलेशन जो है वो क्या, आपको क्या लेबर मार्केट का पता है, आपको पता है राइट टारगेट ऑडियंस कहाँ मौजूद है, उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड तो नहीं करनी पड़ेगी, और अगर करनी पड़ेगी तो क्या ऑलरेडी उसकी फनल मौजूद है या नहीं मौजूद है। देन आप का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो जो कैश कैलकुलेशन है, वो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है। मुझे लगता है मेरी पूरी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में सिंस 2007-8 अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मेरी स्ट्रेंथ बना वो मेरी बजटिंग बना। और मैं अगर मैं उनको कहूँ कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, उनको मैं समझाने के लिए सिंपल कहता हूँ एक्सेल, क्योंकि एक्सेल आपको राइट कैलकुलेशन देता है। तो जिस दिन मुझे मैं आई वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो हम लोग नॉर्मली पेंट तो बनाते, मतलब हम बनाने की कोशिश करते तो बनाते थे, लेकिन हमने पेंट पे कभी काम नहीं करते थे, हम कहते थे ये कौन सा काम। तो इसी तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि अच्छा यार एक्सेल का कोई मैक्रो बना ले, लेकिन एक्सेल के अंदर काम करना हम कहते थे हमारा तो ये डोमेन ही नहीं है। तो जिस दिन मैंने पहली दफा एक्सेल के ऊपर काम करते हुए देखा और वैल्यूज को चेंज करते हुए उसके रिजल्ट्स को देखा, और मैंने देखा डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को टोटल इट टुक 2 मिनट्स फॉर मी कि अच्छा यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। और आई वाज देयर विद वन ऑफ द कंसल्टेंट्स आइकॉन सॉल्यूशंस में शफात मौजूद थे। उन्होंने कहा गुलफाम ये देखो, तुम्हें क्या लगता है इसमें कितने पैसे चाहिए होंगे, इधर कितने चाहिए होंगे, इतना करने होंगे, और बजट्स बनाया और तमाम। तो मैंने अपने रूम में अपने ऑफिस में जाने तक जो है आई डिसाइडेड कि ठीक है नाउ आई हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च माय ओन कंपनी, और फिर मैंने लाइफ डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो बनाई थी। सो अभी अमेजोन के अंदर मैं आई हैव टॉक्ड विद सो मेनी पीपल्स जिनके अमेजोन के ऊपर उन्होंने प्राइवेट लेबल्स मीन ब्रांड्स लॉन्च किए और कोलैप्स कर गए। और अगर 90% लोगों से अगर मैं बात करूं जिनसे मैं मिला हूं पिछले 5 साल में, और उनमें से कुछ लोग अब इस ई कॉमर्स के बिजनेस में भी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि कहते हैं कि हम कैश फ्लोज को नहीं मैनेज कर सके। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे पास इतना बैकअप होना चाहिए। अगर हमारे पास वो बैकअप होता हम टेक ऑफ कर जाते, अगर हमारे पास बैकअप होता हम इतना मार्जिन में कर जाते। हमारी सेल्स बढ़ गई,
पीछे से जो हमारी सप्लाई चेन है उसके फनल को हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, डिमांड ज़्यादा बढ़ी, वो पूरी नहीं कर सके, अमेज़न ने हिट किया, हमारा जो ब्रांड था वो तबाह हो गया, हमें क्विट करना जो है वो पड़ा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर अगर आपने वो चीज़ें लेनी है तो आप उसको मैनेज किस तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर, अगेन मैं फिर वो गारमेंट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज़ हम लोग नॉर्मली शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए बेशक मेल हो या फीमेल हो, हमें उन शॉप पे जाना पड़ता है। तो आपके पास पोस्ट सीजन्स जो हैं वो सेल्स लगी होती हैं, या जब सीजन खत्म हो रहा होता है तो सेल्स लगी होती हैं। ऑफ सीजन्स जो हैं वो सेल्स लगी होती हैं। सो उसमें नॉर्मली एक चीज़ तो ये देखी जाती है ना कि चलें ठीक है, स्टॉक आपके पास पड़ा होगा, अगली दफ़ा नई चीज़ आएगी, आप उसको कहाँ एग्ज़ॉस्ट करेंगे। वो तमाम चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैश फ्लो, कि अगर आपका कैश फ्लो मेंटेन्ड है, तो फिर शायद आप ऐसा ना करें। लेकिन मसला ये है कि अगले जो सीज़न है उसके लिए फिर दोबारा आपको जो कैपिटल है, वो चाहिए होता है। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो आपकी सप्लाई चेन का, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उसमें देखना पड़ता है। वैसे मैंने आपको अभी ई-कॉमर्स की बात की। ई-कॉमर्स पहले क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं था और बाद में क्यों हुआ? इट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द कोविड। कोविड के टाइम के ऊपर जितने भी कोरियर कंपनीज़ थी, उनके वो बिज़नेसेस तो रुके और क्योंकि बिज़नेस ओवरऑल थोड़ा-सा रुका, लेकिन जो ट्रेड थी, वो सारी की सारी ई-कॉमर्स के थ्रू होने लगी। तो उन्होंने इस तरह एपीआईज़ वगैरह बनाए कि अब वो जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, वो इनेबल्ड होती चली गई और उससे पहले जब कहा जाता था, वो कहते थे, इसका इतना वॉल्यूम नहीं है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें उसके ऊपर। सो अब और फिर वहाँ ट्रैक्स जैसी कंपनीज़ जो हैं, वो इमर्ज भी की, जिनकी थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ थी ई-कॉमर्स वाली साइड के ऊपर और उन लोगों ने फिर काम किया और अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इन कंपेयर टू दी टीसीएस कंपनीज़ वगैरह और दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में। सो तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, या जैसे मुझे अभी जैक मा का याद है, वो रशिया गया और उसने कहा कि जी अगले 40 साल तक भी रशिया के अंदर ई-कॉमर्स आगे नहीं बढ़ सकती। उसने रीज़न ये बनाया कि जी आपकी जो सप्लाई चेन है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वही ठीक नहीं है। तो क्योंकि जब तक वो नहीं बनेंगे, वो नहीं इनेबल होंगे, तो आप बिज़नेस जो है वो उस तरीके से जो है वो नहीं कर सकेंगे। सो आपको खुद देखना है कि क्या आपका बिज़नेस चैनल्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है। इससे पहले जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स को पाकिस्तान में देख लें, यूनिलीवर को देख लें, प्रॉक्टर एंड गैमल को देख लें, तो बहुत क्लियर एक सप्लाई चेन जो है वो मौजूद है उनकी, जो अपने तरीके से काम करती है और वो एक जिसे कहते हैं शॉपकीपर तक जो हैं वो पहुँचती हैं, दे हैव द एक्सेस एंड देन दे हैव द कैलकुलेशन और वो फिर खेलती हैं। जब उनको टारगेट मिलता है, तो वो उस टारगेट को जो हैं वो लेके जो हैं वो जाती हैं। पाकिस्तान में SaaS इज़ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। अक्सर मैंने एक माइंडसेट देखा है और ख़ास तौर पे आप लोगों में से जो उनसे लोग किसी टेक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें पाकिस्तान के किसी भी, मतलब मेरे लिए भी मुश्किल है नाम लेना ग्लोबली कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और ये इसको दुनिया जो है वो यूज़ करती है और किसी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस ने पाकिस्तान में बैठ के ये बनाया हो। ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या क्यों हम अपनी पूरी पिछले 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर या चलें 25 साल कह लें, कोई एक प्रोडक्ट भी नहीं बना सके। हमारे पास 25,000 बच्चा हर साल सीएस से ग्रेजुएट हो रहा है। सॉफ्टवेयर हाउसेज़ मौजूद हैं, सब कुछ है। और अगर आप वो मल्टीप्लाई कर लें 25 25,000 टू 25, तो इट इज़ मेबी 625,000। ठीक है? सो आपके पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स हो, कोई एक प्रोडक्ट भी आपके पास ना बना हो। मुझे जो बहुत बड़ा रीज़न नज़र आता है, वो ये है कि एक तो हम प्रोडक्ट के ऑब्सेशन में रहते हैं और हम कहते हैं हमने काम किया, बहुत अच्छा किया और हमें लगता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है, वो फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, तो बंदा भाग के आएगा और वो हमसे ये प्रोडक्ट ले लेगा बिकॉज़ उसकी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं। या जितनी भी कॉस्ट हमने उस प्रोडक्ट पे लगाई है, हम एक क्लाइंट को देखते हैं, हम कहते हैं कि जी ये वो है कंपनी जो हमें इसके पैसे जो है वो दे देगी। लेकिन अगर आप, मैं अक्सर कहता हूँ दूसरी जगह के ऊपर देखें बाहर, तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादातर फ्री मिलती हैं। चैट जीपीटी आया, अपने पीक टाइम है, गूगल के मुकाबले में उसने कहा जी फ्री। वो मिन्नतें कर रहे हैं आप लोगों से कि खुदाया जब आपको रिजल्ट्स मिल जाएँ तो थैंक यू नहीं कहते।
क्योंकि उसमें उन्होंने पता नहीं कैलकुलेशंस की थी कि कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का ग्लोबली सिर्फ थैंक यू की वजह से उनके पता नहीं $40,000 कह रहे थे कि इसकी हमें कॉस्ट पड़ती है, जो लोग सिर्फ इस चीज का जवाब दे रहे होते, लेकिन उन्होंने ओपन कर दिया और फ्री दिया हुआ है। बिकॉज माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और जैसे जैसे आप मजबूरी आपका वो प्रोडक्ट बनता है, फिर वो कहते हैं अच्छा $10 सिर्फ दे दिया करो महीने के, आपकी जेब पे भारी नहीं है, $10 से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो या अभी आज एक डोमेन खरीदनी थी और वो प्राइसिंग का फर्क था, सो जो एक पैकेज और दूसरी पैकेज में से फर्क है वो $10 का पूरे साल का। तो वो कितना ले रहे हैं, $1 पर मंथ, ठीक है, जो कितना एक बर्गर की कीमत बनती है एक महीने में, बंदा कहते हैं हाँ यार दे देता। लेकिन देन उनके माइंड में क्या, उनके माइंड में स्केलेबिलिटी। हमारा क्या होता है, ये पहला क्लाइंट है, इसी से सारी चीजें ले लेनी है। मैंने कई लोगों को हेल्प आउट किया है, और जब उन्होंने SaaS मॉडल के ऊपर गए हैं तो उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत स्केल किया, पाकिस्तान में भी बहुत स्केल किया, क्योंकि बिजनेसमैन को समझ आती है, वो ये कहता है कि मुझे इस चीज की वैल्यू मिलेगी, जितने कस्टमर्स में इस्तेमाल करेंगे उसके प्राइस के ऊपर मैं दे दूंगा। जैसे एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलके एक सर्वे किया था, बाय इंटेंसिव सर्वे था, 96,000 स्कूल्स से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया, और वी रीच टू द कैलकुलेशन कि कोई भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट $100 है तो मेजॉरिटी स्कूल्स वो ले लें। तो अगर उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 30 लाख 40 लाख रुपए लगी है, तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को, एक को फाउंडर को जिसने आइडिया की बेसिस पे कंपनी बनानी है, उसको ये कैलकुलेशन नहीं समझेगी, वो कहेगा नहीं यार अब 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे। जो बिजनेसमैन होगा उसको कैलकुलेशन समझ आएगी, वो आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकाल के दे देगा। सो बहुत जरूरी है कि आप, जैसे यहाँ हम कह रहे हैं कि 1 लाख यूजर्स के ऊपर आपके जो प्रोडक्ट है, क्या वो आपको ऑलमोस्ट $1 का जो बनता है या नहीं बनता। देन इसी तरीके से और बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन हम मेनली आ जाते हैं कुछ बिजनेस मॉडल्स के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेबिलिटी के लिए। सबसे पहला जो मॉडल है वो स्ट्रैटेजी का मॉडल है, एंड आई लव दिस मॉडल। ग्लोबली आप स्ट्रैटेजी का वर्ड हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम स्ट्रैटेजी का मॉडल कहीं भी इस्तेमाल करें, हम वॉर में करें, हम बिजनेस के साथ करें, हम कंट्री के साथ करें, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ करें, आप उसको ऑपरेशंस के साथ, HR के साथ, फाइनेंस के साथ, स्टार्टअप के साथ, किसी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, किसी के साथ भी करें, द मॉडल विल रिमेन सेम, मॉडल नहीं चेंज होगा। इसी वजह से मैं तकरीबन मैं 99% अगर कहूँ कि लोगों को स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन नहीं आती या उनको नहीं अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। बिकॉज मैं आपको बात कर रहा हूँ सिंस मैंने जो फर्स्ट टाइम शायद एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना और SMEs पढ़ाना शुरू किया था, इट वाज बैक इन 2006, तो अभी तो 20 साल से ज़्यादा हो गए, और मैंने लोगों से हमेशा ही पूछा है, मेजोरिटी को नहीं आता। स्ट्रैटेजी में और प्लानिंग में फर्क ये होता है कि ऐसी प्लानिंग जिसका आउटकम कंपेटिटिव एडवांटेज हो, वो स्ट्रैटेजी होती है। तो जिसका आउटकम कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हो सकता, वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी हमेशा मार्केट में होती है, स्ट्रैटेजी हमेशा कंपटीशन में होती है। स्ट्रैटेजिक मॉडल ये है कि आप कीपिंग इन माइंड योर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू एनालाइज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज एन इंटरनल फैक्टर एंड opportunities and threats as an external factor, and based upon this SWOT analysis we develop some action plan that gives us some core competence, and out of these core competencies we have to identify what are our competitive advantages. So हम strategy से काम सिर्फ एक काम करते हैं, अपना competitive advantage निकलते हैं। competitive advantage किसे कहते हैं, वो चीज जो हमारे पास है और किसी को नहीं। तो जब भी आपने बिजनेस करना है तो आपके बहुत से कंपेटिटर्स होंगे, आप ये देखेंगे कौन सी चीज आपके पास है जो दूसरों के पास नहीं, और फिर उसके ऊपर आप खेलेंगे और उसी के ऊपर आप हिट करेंगे और उसी के अंदर आपने एक्सीलेंस लेनी है। आप कभी भी एक चीज जहन में रखें, और ये मैंने अपने इंक्यूबेशंस में आई हैव सीन दिस गैप इन थाउजेंड्स ऑफ इंक्यूबेटर्स। और जब आप यकदम एक नए, क्योंकि हम तो एक पूरी डोमेन समझाते हैं और मैं उसको माइक्रो MBA टाइप ही कहता हूँ कि आपको हम लोग, मैं नॉर्मली वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन अ सेंस
कि हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले किसी भी फील्ड में आए तो ये सोचें कि अगले 20 साल 30 साल आपने इस फील्ड में रहना है, और पहले 2 महीने 3 महीने में सारी चीजें सीख लें, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना चाहिए। तो हम उनको तकरीबन आप ये समझ लें 5 महीने के अंदर 16 से 17 जो कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो करवाते हैं, ई कॉमर्स के, डिजिटल मार्केटिंग के और फ्रीलांसिंग के। अब वो क्लास कर जाते हैं, वो कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। और दैट्स द डेंजरस थिंग। आपने अपनी इंस्पायरेशन को चेक करना होता है, फिर उस पर फोकस रहना होता है, और आपने ये देखना होता है कि इस एक स्पेसिफिक फील्ड में मैं अपने आसपास वालों से अच्छा हूँ, मैं सिटी में अच्छा हूँ, मैं रीजन में अच्छा हूँ, मैं कंट्री में अच्छा हूँ, क्या मैं ग्लोबली सबसे अच्छा हो सकता हूँ, और वहाँ आप compete करना जो है वो शुरू करते हैं। सो ऐसी जब भी आपने स्केल करना है तो स्केल आप अपने सिर्फ competitive एडवांटेज पे कर सकते हैं, और कहीं आपने अपनी वीकनेस को खत्म करने की कोशिश की, आपको लैक्स करने लग जाएंगे। तो जहां आपने खेलना है वहां आप खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान who has an experience of having or developing and establishing and making it sustainable skill-based incubators. तो ठीक है, मैं हम कहते हैं incubators बहुत है, लेकिन this is my niche, that's my specialty, the only one in Pakistan. तो अब मैं जहाँ भी आऊँगा मेरे सामने पूरा पाकिस्तान सामने आ जाए, वो जो भी बात करें मैं कहूँगा जी मेरी डोमेन की बात करनी है तो कर, और बाकी में मैं कहूँ अच्छा जी कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट माय एरिया, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। सो आई हैव टू फोकस व्हाट्स माय स्ट्रेंथ। सेम इज द केस, जो भी आप जिस भी एरिया में काम करें उसमें कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, और स्ट्रेंथ जो है वो पूरा प्रोडक्ट कभी नहीं होता, उस प्रोडक्ट का कोई फीचर होता है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कॉर्पोरेट लेवल की होती है, फिर बिजनेस यूनिट लेवल की होती है, फिर डिपार्टमेंटल लेवल की होती है। आपकी एचआर भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, और इट कैन बी एनीथिंग, आपके फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, एचआर हो सकती है, आपकी कस्टमर सर्विस हो सकती है। तो आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो ऑरा है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, और जब भी कोई और कंपेटिटर उसको कॉपी कर लेगा तो वो आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को या तो उस लेवल पे लेके आने जाता है ताकि कोई compete ना कर सके, या फिर दूसरी जगह के ऊपर आपको उस जगह पे जाना पड़ता है जहां आप नए से नए कंपेटिटिव एडवांटेजेस निकाल सकें। और राफेल की हम एग्जांपल जो है वो देते हैं। अभी भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि दैट इज द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, लेकिन शायद एक मार्जिन आउट ऑफ सो मेनी एरियाज वो डिस्टेंस का है कि उसमें बहुत से अच्छे फीचर्स होंगे, लेकिन शायद आप 40 किलोमीटर के गैप की नहीं जाए, जहां आप अगर टारगेट कर लें तो आप पहले हिट कर सकते हैं। सो दैट इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज, मे बी 1000 फीचर्स हों और उसमें वो अच्छा हो। सेकंड जो है वो जो जहाँ से हमने अपनी प्रेजेंटेशन आज स्टार्ट की थी, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। जब भी हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं तो द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट डेफिनेशन इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बेशक वो प्रोडक्ट है, बेशक वो सर्विस है, बेशक वो आइडिया है, इफ इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देन दैट्स द प्रोडक्ट। सो और अगर आप यहाँ भी अगर आए ना, मैं एक चीज को हमेशा वो देखता हूँ कि अगर आप देखें शायद हजरत आदम से लेकर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक 1960 1970 तक जो रूल ऑफ द बिजनेस था ना वो बड़ा सिंपल था, और वो यही था कि जैसे जैसे आप लोगों के लिए आसानियां, जैसे जैसे आप ताकत लेते हैं, माइट इज राइट है, वैसे वैसे आप कैप्चर करते हैं मार्केट को। ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी आप लोगों के माइंड्स में बहुत सी चीजें होती होंगी कि अच्छा यार अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम ये कर दें, अगर पैसा आ जाए तो ये याद कर दें, और बैंक से अगर जाएंगे तो बस उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, वरना तो अगर पैसा आ जाए तो हम लोग ये करें, और वो एक माइंड में आता है। लेकिन आज देखेंगे दुनिया की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं वो हैं जहाँ जिन्होंने लोगों की जिंदगी में आसानी तकसीम की है, और वो मुफ्त में दिया। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख लें, आप ये जीमेल्स वगैरह को या गूगल्स वगैरह को देख लें, यू कैन नेम द कंपनी और आप देखेंगे, यूट्यूब्स वगैरह को देख लें। सो यू विल नेम द कंपनी एंड यू विल सी हाँ यार इनकी जो मेजोरिटी प्रोडक्ट हैं एक आदमी के लिए जो है ये फ्रीली अवेलेबल है और उनको यूज किया जा सकता है। वो पैसे ले सकते थे लेकिन उस पर पैसे भी नहीं ले रहे, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रीजन और वो दुनिया की मतलब टिकटॉक
क्या आप एग्जाम्पल है, टिकटॉक कोई तुक ही नहीं बनता कि टिकटॉक कैसे पैसा कमाए, लेकिन टिकटॉक ने पैसा कमाया। सो द बिजनेस गेम क्या है, बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एक छोटा सा ग्लोबल सा विलेज है ये दुनिया, जहां लोग लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आइडियाज भी पहुंच सकते हैं। सो गेम है स्केलेबिलिटी। अगर आप उस चीज को स्केल करने में कामयाब हो जाते हैं, सो जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है। और कुरान मजीद की वो आयत है, मैंने उसको बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि आजकल के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान में कहे तमाम खुशखुतर मौजूद है, तो कौन सा बिजनेस रूल जो है वो आज के दौर में सक्सेसफुल होगा, जिसके ऊपर देखेंगे। सो सूरत रहमान है, उसकी एक आयत है कि एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या होगा, तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सो अभी जो ग्लोबल बिजनेस रूल है वो यही है कि आप एहसान करेंगे, आपके साथ एहसान होगा, आप लोगों में खैर तकसीम करेंगे, आपके साथ खैर होगी। और जो प्रोडक्ट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन आपको जितनी बेहतर होगी, आप उतना ज्यादा बेहतर अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप ये कहती है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी नजर आती है आप उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपना एक मॉडल डेवलप करते हैं और फिर उसको मार्केट में भेजते हैं और आप उसको एवेल्युएट करते हैं। अगर उसके रिजल्ट्स ठीक आते हैं तो वो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है, नहीं होते तो फिर आप इस प्रोसेस को दोबारा बार बार रिपीट जो है करते रहते हैं। और शायद अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ इंक्यूबेशन के हवाले से कि शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होगा जिसके अंदर हमने कोई नई चीज इंटरनली इंट्रोड्यूस नहीं की हो। तो कहीं ना कहीं हम कॉन्टिन्यूसली अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ गैप्स, वी नो। बट इंक्लूडिंग दैट गैप्स, हर एक चीज को बार बार एसेस करके वी आर दी बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। इस वजह से बहुत से लोग जिन्होंने हमें कम्पीट करने की कोशिश की थी, आज वो मार्केट में भी मौजूद नहीं है। लेकिन हम लोग जो मौजूद हैं, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट थ्रू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप, जहां हम चीजों को देख रहे होते हैं। एक और चीज जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सिलिकॉन वैली के बिग जाइंट्स को देखें तो वो शायद फंक्शनल लेवल पे, नॉट डिपार्टमेंटल लेवल, फंक्शनल लेवल पे अप्लाई करते हुए नजर आते हैं, वो डिजाइन थिंकिंग है। अगर आप अमेजोन की भी एग्जांपल लें तो अमेजोन ने सबसे पहले, ऐसा नहीं है वो कहेंगे जी हम बहुत अच्छे, हम आएंगे और छा जाएंगे। 94 में बने, 98 में उन्होंने बुक्स से बियॉन्ड चीजें सब बेचना शुरू की। 2002 में उन्होंने कहा कि जो शिपमेंट है उसको हम फ्री कर देते हैं, बिकॉज लोगों को ये लगता है परसीव्ड एक है कि हमें शिपमेंट के अलग पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। देन उन्होंने 7 के अंदर किंडल ऑनलाइन बुक्स लॉन्च की, और अब देखें कि ऑलमोस्ट कोई ऐसी चीज होगी जो आप शायद सोचेंगे और आपको अमेजोन पे जो है नहीं मिलेगी। सो ये पूरी की पूरी जो चीज जो इतने 4-4, 5-5 साल की रिगरस प्रोसेस के अंदर आप डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आप वेट करते हैं आपके 4 साल के बाद मैं ये करूंगा। आपका सिर्फ एक चैलेंज होता है, वो स्केलेबिलिटी का, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अपने माइक को म्यूट करने का लिए, तो स्केलेबिलिटी इज अ चैलेंज। स्केलेबिलिटी में आप अगर स्केल करेंगे तो कोलैप्स तो नहीं कर जाएंगे। यही चैलेंज एक स्टार्टअप का है जो बिल्कुल स्टार्ट में है, और यही वाला जो चैलेंज है जी, आई डू रिक्वेस्ट के जिनका भी माइक म्यूट पे नहीं है वो म्यूट कर लें। आई विल जी, काइंडली म्यूट योर माइक। थैंक यू जी सर, प्लीज कंटिन्यू। सो डिजाइन थिंकिंग जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट। उसमें अगर आप देखें, इट स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को फील करते हैं, और वो उस वक्त होता है जब हम अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें, हमें अपनी ऑडियंस से पता हो, हमारे अंदर एम्पैथी हो, हम सेलिंग पे बिलीव ना करते हो, ठीक है ना, हम वैल्यू के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वंस वी इंटरेक्ट विद द कस्टमर, और जो वो हमें फीडबैक देता है उससे ज्यादा बेहतर फीडबैक नहीं होता। अब दुनिया की कोई प्रोडक्ट सर्विसेज उठा लें, कस्टमर से ज्यादा बेहतर फीडबैक आपको कोई दे ही नहीं सकता। जब वो फीडबैक मिलता है, हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस प्रोडक्ट में दे रहे हैं, और एक क्लाइंट उसको कैसे लेता है, उसमें से कौन से फीचर्स हैं जिसको इस्तेमाल
वो करता है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो अपेंडेंट हैं, हम लोगों ने ज्यादा चीजें देके कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर लिया, या कोई ऐसी चीज है जो मिसिंग है, जो शायद हमारे कंपेटिटर देख रहे हैं, या वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रहा, और क्योंकि मार्केट में कोई और चीज अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से हम लोग दे रहे हैं। और फिर हम उसको आइडिएट करते हैं, फिर एक प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, और फिर हम उसका टेस्ट जो है वो करते हैं। मतलब हम उसके बेसिस पे सोचते हैं कि फिर अब ये फीचर को अगर हमने इंकॉर्पोरेट करना है विद इन एग्जिस्टिंग सिस्टम या नया प्रोडक्ट बनाना है तो वो कैसा होगा, उसकी प्रोटोटाइप बनाते हैं, मार्केट में हम लोग देखते हैं और उससे दोबारा फीडबैक लेते हैं। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज अ वेरी साइक्लिक प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है। जैसे वो मार्केट में जाता है टेस्ट होने के लिए, फिर हम वो जो एम्पैथी वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और डिजाइन थिंकिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंपनी लेवल पे भी चलता है, जो डिपार्टमेंटल लेवल पे भी चलता है, जो फंक्शनल लेवल पे करता है, लाइक अ स्ट्रैटेजी। जब आपके सामने ये वाली चीजें होंगी और आप किसी को भी ये पिक्चर सामने रखें और अब आप आके डिस्कशन को शुरू करें, तो आपको चीजों की जो है वो समझ जो है वो आना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने शायद अगर आप लोगों ने किसी भी इंक्यूबेशंस को, जैसे एनआईसीज वगैरह हैं जो कि टेक इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे हैदराबाद का है, अगर इनमें आपने अप्लाई किया होगा सिलेक्शन वगैरह के लिए, तो शायद इस बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन दी होगी। दैट इज अ सिंगल वन पेज प्रपोजल, जहां आपको अपने पूरे के पूरे बिजनेस की समझ आ जाती है, और आपके इन्वेस्टर्स को भी समझ आती है, स्टेक होल्डर्स को भी समझ आ जाती है, आपकी टीम को भी समझ आ जाती है। तो अगर आपने अपना बिजनेस को डिफाइन करना है तो मुझे लगता है शायद इससे बेहतर आपके पास जो कैनवस है वो नहीं मौजूद। अगर होंगे भी तो डेट विल बी द रेप्लिकास ऑफ दिस, जहां आप देखते हैं कि हमारे कौन से पार्टनर्स हैं, मेनली कौन कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का हैं, हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, हमारा यूएसपी क्या है, हमारी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन जो हैं वो क्या क्या है, कस्टमर जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम कहाँ उसमें स्टैंड करते हैं, किन चैनल के जरिए हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, और कौन हमारा राइट कस्टमर है, कस्टमर सेगमेंटेशन जो है वो हमारी क्या है, फिर हमारी क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, और हम कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वंस हमारे पास ये मॉडल होता है तो हम देखते हैं, एंड देन स्ट्रैटेजी में भी हम लोग जो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है या मार्केट स्ट्रैटेजी है उसमें भी हम एग्जैक्टली देख रहे होते हैं कि हम हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या सेल करना है, टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट कस्टमर्स क्या है, हमारा यूएसपी क्या है, हमारी ऑफरिंग्स क्या हैं उसके अंदर, मे बी कस्टमर सपोर्ट है, वारंटी है, गारंटी है, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी कुछ एडवांस फीचर्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, आपके पास चैनल्स क्या हैं, और फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करते हैं। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इन 5 एलिमेंट्स को फिर आप कहते हैं कि दिस मस्ट बी माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केट स्ट्रेटजी आउट ऑफ नोवेयर नहीं आती जब तक कि आपके पास इन तमाम पैरामीटर्स के अंडरस्टैंडिंग ना हो, और फिर आपकी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें की सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे। दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस, जहां अर्ली स्टेज टू ग्रोथ हैकिंग, बिकॉज मेरा जो आज का टाइटल है वो यही था कि हम लोग ये देखेंगे अर्ली स्टेज के अंदर हमने स्केलेबिलिटी को किस तरीके से कोप करना है, विजुअलाइज करना है, अपने अपने स्टार्टअप को इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर फ्यूचर में स्केल करना पड़े तो हम लोग करेंगे। तो हमने ये देखते हैं कि ग्लोबल नॉर्म क्या है, और ग्लोबल नॉर्म ये है कि अगर आप देखें सबसे पहले आपका जो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है, दैट इज देयर, जहां आप प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और प्रोडक्ट को सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लेते हैं एज प्रोडक्ट आइडिया और सर्विस, और आप देखते हैं कि हाँ अब मुझे क्लैरिटी है, कस्टमर के पास पहुंचा, आपने उससे फीडबैक लिया, उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट और उसके फीचर्स को डिफाइन किया, फिर उसके ऊपर आपको लगा कि यहाँ गैप्स हैं, उसने आपने आइडिएट किया, प्रोटोटाइप डेवलप किया, मार्केट के अंदर भेजा, और अगर मार्केट का फीडबैक ठीक नहीं आया तो दोबारा आपने इस प्रोसेस को रिपीट करते गए, और अगर वो ठीक है और मार्केट टेस्ट हो गया और कस्टमर ने कहा कि हाँ ये वैल्यू एडिशन है, आप चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, और वो दैट इज द लीन मॉडल। अब आप ये देखें कि एक्सपेंशन नहीं हो रही, आप सबसे पहले लीन मॉडल पे करें। लीन मॉडल आपको क्या कहता है कि आपने पिवट करना है किसी बड़ी चीज की तरफ, तो उससे पहले आपने चीजों को लर्न करना है कि अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा और मैं इसको स्केल करूंगा तो क्या ये मैं उसको लार्ज स्केल के ऊपर लेके जा सकता हूँ या नहीं लेके जा सकता।
तो आप कोशिश करते हैं इसको फर्दर बिल्ड करने की, और फिर आप उसको मेजर करते हैं, और फिर आप लर्न करते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं और 1 से 2x पे या 1.5x पे, 2x पे, 3x पे आप हल्की एक्सपेंशन करते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सही है, और आप उसको मेजर कर पाते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई कैपेसिटी है एक्सपेंशन की, लेकिन इट मस्ट बी वेरी लीन टू स्टार्ट विद, जहाँ आप अपने मसल्स को जेन्युइनली देख लेते हैं। और फिर वहां से आप जो है एजाइल मॉडल की तरफ जाते हैं और वहाँ प्रोडक्ट मार्केट फिट देखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आप जो ये देखते हैं कि अब मेरी बिजनेस की नीड्स बढ़ रही हैं, तो मैं एग्जीक्यूशन में आप जाते हैं, और एग्जीक्यूशन से आप ये देखते हैं कि मेरी शिपेबल इंक्रीमेंट कितना है। पहले मैं 1 पे था, तो अब मैंने 1.1 करना है। मीन कि अगर मेरे पास पहले 1 लाख थे, तो मैंने 1,10,000 जो आइटम्स हैं वो पर एनम या पर मंथ मैंने अभी उनको सेल करना है या प्रोड्यूस करना है, या मैंने 1.5 लाख को करना है। तो शिपेबल पोटेंशियल इंक्रीमेंट क्या है, सबसे पहले आपकी वो कैलकुलेशन होगी, और उसकी बेसिस के ऊपर आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। जब आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू जब करते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप एक प्लान बनाते हैं, जिसको हम स्प्रिंट प्लानिंग कहते हैं, कि हाँ, हम अब एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं, स्केल करने के लिए जा रहे हैं, और उसकी ये प्लानिंग है। जब ये प्लानिंग होती है, तो आप अगर उस प्लानिंग में कहीं गैप आता है, तो आप रिवर्स जाते हैं। किस पे? अपनी इस लीन मॉडल पे, लर्न मेजर पे, कि नहीं इसमें गैप्स हैं, हमें पहले वाले सिस्टम्स के प्रोसेसेस को ठीक करना, हमें पूरी सप्लाई चेन को ठीक करना है और अगर वो ठीक हो जाता है, तो फिर आप इसी मॉडल को रिपीट करते हैं, जिसको मैं एजाइल मॉडल कर रहा हूँ, एंड देन वंस एजाइल मॉडल पे आप कवर कर देते हैं, तो आप शिफ्ट होते हैं ग्रोथ हैकिंग, जहाँ आप ये देखते हैं कि ये मेरे टारगेट कस्टमर है, लेकिन ये तो बहुत छोटे टारगेट कस्टमर है। रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था 1 मिलियन से। 1 मिलियन इज वेरी ह्यूज नंबर। सो जब आप 10 मिलियन पे जाते हैं, आप 100 मिलियंस को देख रहे होते हैं, आप ग्लोबल आउटरीच को देख रहे होते हैं, तो आप फिर ये नहीं देखते कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। आप ये देखते हैं मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ। वो लोग जिनका ये प्रोडक्ट मेरी नीड नहीं है, या डिमांड नहीं है, क्या मैं उन तक भी मेरी अप्रोचेबिलिटी हो सकती है? मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ? क्या वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं? क्या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिनके ज़रिए मैं उनको अपना क्लाइंट बना दूँ? क्या मेरे प्रोडक्ट की कोई माइनर वेरिएशंस या मेजर वेरिएशंस जो हैं, वो उसकी एक ख़ास डिमांड्स भी मौजूद हैं? या जो मैं अभी तक बस प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो मैं उसी को देख रहा हूँ? एंड अगेन द एग्जांपल्स कैन बी मेनी, बट स्टिल वो है। जब ये वाली चीज़ होती है, तो फिर आप ये देखते हैं कि हाँ यार, कस्टमर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ जो है फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैमल या यूनिलीवर को कॉपी करके लोकल जो सप्लाई चेन है, मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था, जिस तरीके से वो मूव करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं। या मैं तो सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर कर रहा था, या मैंने तो जाके सिर्फ शॉप से रखाना शुरू कर दिया, या मैंने तो बड़े बड़े मार्ट्स पे करना शुरू कर दिया। सो क्या पोटेंशियल ग्रोथ चैनल्स जो हैं वो हैं क्या? क्या हमने किसी हाइब्रिड मॉडल पे जाना है? क्या मल्टी डायमेंशनल हम लोगों ने चैनल्स जो हैं वो क्रिएट करने, और विद इन फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आते हैं, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक तराज, या फ्यूचर में अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो मे बी टीमू, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना चाहेंगे, या अपनी शॉपिफाई के स्टोर्स बनाएंगे, या सिर्फ फेसबुक के जरिए बेचेंगे, या सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए बेचेंगे। सो अगेन, या सारे के सारे पोटेंशियल चैनल्स साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करने, और क्या उससे एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाएंगे? देन ऑफर्स एंड एनहांसमेंट्स, कौन सी ऐसी चीज है जो अब हम वैल्यू एडिशन के तौर पर करें तो वो नहीं हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा अमेजोन का ग्लोबली देखें ना, तो वो कस्टमर सेंट्रिक है, वो कस्टमर को नाराज नहीं करता। कस्टमर कहता है प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कहता कोई मसला नहीं है, दे दो। तो वो हमेशा जब भी पनिश करेगा, वो सप्लायर को करेगा। हमेशा जब भी पनिश करेगा, जिसका प्राइवेट लेबल होगा उसको करेगा। वो कभी भी कस्टमर को जो है, जो भी हो जाए तो पनिश नहीं करेगा। सो अगर अमेरिका में देखें, तो अमेरिका में लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, और बहुत एक्सेस के अंदर वो शॉपिंग करते हैं, और हर सीजन के बाद ढेर लगा होता है घरों के बाहर, गंदी गंद होता है, कि हर चीज को वो फेंक रहे होते हैं, फिर नहीं ले रहे होते हैं, फिर फेंक रहे होते हैं, फिर नहीं ले रहे होते हैं, फिर फेंक रहे होते हैं। तो दे इन अ मेजोरिटी केसेस दे डोंट बिलीव ऑन दी ब्रांड्स। लेकिन अमेरिका खुद इतना बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, कि उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद होते हैं, उनकी सेल्स होती हैं। लेकिन अगर आप मैसेज को देखें,
तो वहां भी लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। सो इसका मतलब है कि वो हर तरह का प्रोडक्ट वहां चल जाएगा विदाउट द क्वालिटी। तो क्वालिटी मीन ब्रांड विदाउट द ब्रांड। सो उनको चाहिए क्या सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कोई चीज होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए, नाम उसका जो मर्जी है। अब वो जो डिफरेंट चीज होगी तो वो उनको मिलेगी अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन वो कौन सी चीज है जो उनको प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं देगी, वो ट्रस्ट है। कि अगर उनको ये लगा कि क्या पता ये प्रोडक्ट गलत निकल आया, जैसे ज़रात में होता है कि क्या पता ये प्रोडक्ट गलत निकल आया, ये खाली निकल आया, इसकी मेजरमेंट्स वो ना हुई, तो क्या वापस हो जाएगा या नहीं होगा। और जब वो हो जाता है वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। अब दराज आया नहीं, सक्सेसफुल हुआ, टीमू आया, मैंने 3-4 हज़ार की शॉपिंग करनी थी, मैंने 40,000 से ऊपर की कर ली, नोइंग ऑल फैक्ट, सिटिंग इन दैट पोजीशन जहां उसको पता, बिकॉज मुझे लगा कि शायद ये वर्थ इन्वेस्टिंग है। लेकिन आप कस्टमर साइकोलॉजी देखें ना, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कह भी दूंगा यार ये 2 प्रोडक्ट ठीक नहीं है, वो कहेंगे अपने पास रखें और उसी वक्त पैसे वापस कर देंगे। आपने यहाँ कहा ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ठीक है ना, वो आपसे कोई नहीं, प्रोडक्ट दें ना दें, वापस करें ना करें, ठीक है नहीं है, क्या हुआ, क्या मसला था, वो कोई फीडबैक सिस्टम ही नहीं। सिंपल उन्होंने कहा कि जी आप प्रोडक्ट भी रखें और पैसे आपके वॉलेट में आ गए, चाहिए तो हम वापस कर देते हैं, चाहिए तो आप रख लें, जब आपको चाहिए होगा कुछ और परचेज कर। तो जब इस ट्रस्ट लेवल के साथ आप जाते हैं, उसमें साइज में कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप 10 प्रोडक्ट लेते हैं, आप हमेशा कहेंगे ठीक नहीं हो गए, कोई मसला नहीं। वो जो ट्रस्ट है वो उस लेवल पे डेवलप करेंगे जहां आप कहेंगे कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। जब आप वो करते हैं ऑफरिंग्स में, फिर आप जो पायरेट मैट्रिक्स करते हैं, जहां आप कहते हैं कि भाई मैंने तो ग्रोथ करनी है, रैपिड एक्सपेंशन करनी है, और क्या मैं उस रैपिड एक्सपेंशन को मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर इनोवेशन अकाउंटिंग आती है और ये पूरा साइकिल चलता रहता है और आप उस ग्रोथ के उस डायमेंशंस में जो हैं वो रहते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं यहाँ स्लाइड को क्लोज कर लेता हूँ, तो हम उसको क्वेश्चंस को बिल्कुल ले सकते हैं। All right, sir. Thank you for the brief session.